मेरे गृह राज्य बिहार में इस साल 2025 में नवंबर में चुनाव है और ऐसे में एक दिन अनायास एनडीटीवी के एक स्टूडियो में बैठे हुए मन में ख्याल आया है कि एक ऐसा कार्यक्रम शुरू किया जाए जिसमें बिहार में चुनाव की तमाम चर्चाओं को शामिल किया जाए एक ऐसे तरीके से जिसमें कोई फिल्टर ना हो। और इसीलिए ये कार्यक्रम बोले बिहार हम आपके लिए लेकर आए और आप लोगों ने इस कार्यक्रम को जितना प्यार दिया है यही वजह है कि हर हफ्ते हम आपके लिए कार्यक्रम लेकर आते हैं और हमारे साथ तमाम मेहमान होते हैं जो देश की राजनीति को न केवल समझते हैं बल्कि दशकों के अपने अनुभव से वो सियासी गलियारों में चल रही हलचल और बिहार में क्या कुछ होने वाला है इसको हमारे सामने इस कार्यक्रम में रखते हैं। आज मेरे साथ जो तमाम मेहमान हैं उनका मैं परिचय आपसे कराऊंगा और आज पूरे कार्यक्रम को मैं खड़ा होकर संचालित करूंगा क्योंकि मेहमानों का जो पैनल है वो इतना अनुभवी है कि यहाँ पर कुर्सी मेरे बैठने लायक जो है वो बची नहीं है। तो मैं शुरुआत करता हूँ। मेरे साथ हर बार की तरह इस बार भी राजीव रंजन सर जुड़े हैं। मेरे साथ जैनेंद्र है जो कि कांग्रेस को कवर करते हैं। मेरे साथ अखिलेश सर हैं जो कि बीजेपी को दशकों से कवर कर रहे हैं। हमें बताएंगे कि जेपी नड्डा के घर पर और अमित शाह के घर पर जो बैठक हुई बिहार के नेताओं की उसमें हुआ क्या क्या। बाबा हैं, बिहार का दौरा करके लौटे हैं, एक हफ्ते यात्रा को कवर करके ग्राउंड पर क्या माहौल है बाबा से समझेंगे। इसके अलावा हिमांशु सर हैं, बताएंगे आखिर कि जेडीयू से लेकर अलग अलग राजनीतिक दलों में चल क्या रहा है। और प्रशांत सर हैं जो हमें अंदर की बातें बताएंगे, कांग्रेस में हो क्या रहा है, यात्रा ने कांग्रेस को कितना फायदा पहुंचाया या कितना डैमेज किया। लेकिन शुरुआत सबसे पहले उस आदमी से कर लेते हैं जो अभी तुरंत बिहार से लौटे हैं तरोताजा होकर। टैनिंग जो है वो चेहरे पर आज आपके साफ दिखी है। लगा के आया हूं, बहुत खराब दिखने वाला था। जो ये पूरी यात्रा रही, हमने आपके कई रिपोर्ट्स देखे, धूल धक्कड़ के बीच गाड़ियों का काफिला गुजरता हुआ नजर आया, उसका असर आपके स्वास्थ्य पर भी पड़ा। कांग्रेस की स्वास्थ्य कैसी है इस यात्रा के बाद? इंडिया गठबंधन की स्वास्थ्य कैसी है, महागठबंधन की? ये अच्छा आपने पूछा कि कांग्रेस का स्वास्थ्य कैसा है, महागठबंधन का स्वास्थ्य तो बाद में चर्चा करेंगे। राहुल गांधी ने पिछले जो 14-15 दिन की जो यात्रा की है और उसके बाद जो उन्होंने पटना में जो पद यात्रा की है वो एक तरह से उन्होंने अपना एक गोल सेट कर दिया है। एक जो कांग्रेस कहीं भी नहीं थी, चौथे नंबर की पार्टी है बिहार में, आप जानते हैं पिछले साल 70 सीटें लड़ी, 19 सीटें ही जीत के आई है। इस बार जो यात्रा हुई है वो 174 सीटों पे हुई है। 174 सीट, 1300 किलोमीटर, 23 जिला, ठीक है। 174 सीटों में जो महागठबंधन है 74 सीटों पे जीता हुआ है, 100 सीट पे नहीं जीता है। अब इस यात्रा ने क्या किया है, कांग्रेस को एक मोमेंटम दे दिया है। इस यात्रा में तेजस्वी से अधिक आपको राहुल गांधी दिखे। वो तेजस्वी हाईजैक हो गए? तेजस्वी का हाईजैक नहीं हो गए, वो एक सोची समझी रणनीति के तहत किया गया है। उसको आपको एक्सप्लेन करूंगा मैं बाद में कि ऐसा क्यों किया गया है। लेकिन इतना जरूर है, ये वोट में कन्वर्ट होगा या नहीं होगा ये मैं नहीं बता सकता क्योंकि अभी वहां पे चुनाव शुरू नहीं हुआ है। लोगों से मैं बात करता था, बस क्या था ग्राउंड पे? ग्राउंड पे लोग निकले हैं, वो इसलिए निकले हैं कि केवल कांग्रेस नहीं थी, कांग्रेस के साथ आरजेडी भी थी, माले था। नहीं, मैं पार्टी कार्यकर्ताओं की भीड़ के इतर लोग आपको नजर आए? जी, पार्टी कार्यकर्ता के अलावा वो गरीब गुरबा भी आया है। अच्छा, वो राहुल गांधी को देखने आया है, क्या करने आया, लेकिन आया है क्योंकि माले का वोटर जो है गरीब गुरबा है, वो अपना झंडा लेके बहुत अनुशासन से आपको रोड पे दिखाई दिया। मुझे मुकेश दीपांकर भट्टाचार्य गाड़ी पे सवार थे। मुकेश सहनी को इन्होंने रखा है, क्यों रखा है ये भी एनालिसिस करने की बात है कि वो ऐड ऑन कैसे किया जाएगा। तो निश्चित रूप से बज क्रिएट कर दिया है कांग्रेस ने। लोग बातचीत करने लगे हैं चाय दुकान पे, पान दुकान पे, पूरी कचौरी के दुकान पे कि भाई एक चर्चा में कांग्रेस आ गई थी चौथी नंबर की पार्टी होने के बावजूद। ठीक है, जैनेंद्र है। जैनेंद्र, असेसमेंट क्या रहा है कांग्रेस के दिल्ली में बैठे नेताओं का जब वो यात्रा खत्म करके लौटे? सफल मान रहे हैं यात्रा को? जिस मकसद से यात्रा की गई थी, जो यहाँ हमें बैठे लगा कि कांग्रेस खुद को रिवाइव करना चाह रही है और उसने इंडिया गठबंधन के दल दूसरे आरजेडी को उसका सहारा बनाया कि वो काडर भी आए तो सड़क पर भीड़ दिखे। क्या है आला कमान की यात्रा के बाद का रिस्पॉन्स? बिल्कुल, देखिए मोटे तौर पर तो संतुष्ट हैं और जैसा फीडबैक बाबा बता रहे थे उसी तरीके का माहौल दिल्ली में भी है कि यात्रा को लेकर के शुरू में जो टारगेट्स तय किए गए थे मोर और लेस उनको अचीव किया गया। और एसआईआर एक नया मुद्दा विपक्ष के हाथ लगा था बिहार में, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में सुनवाई हुई और जो दस्तावेजों को लेकर के विवाद था उसमें आधार कार्ड फाइनली सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद जोड़ा गया
और इस दौरान राजनीतिक घेरेबंदी संसद से लेके बिहार में सड़क तक ये करने की कोशिश की गई। राहुल गांधी ने इसको लीड किया। कांग्रेस अरसे बाद कांग्रेस के वर्कर जो हैं वो इतने आक्रामक तरीके से नजर आए, इतनी संख्या में नजर आए। तो ओवरऑल जो है, और सारे जो गठबंधन, विपक्षी गठबंधन के सारे नेता थे, वो एक गाड़ी में उन्होंने पूरे बिहार को एक तरीके से ट्रेवल किया, पूरा बिहार। तो कुल मिला के एकजुटता के स्तर पर, एक काडर के स्तर पर और मुद्दे के स्तर पर एक रहा कि हाँ, जो जिस मुद्दे मकसद से निकले थे वो रहा। लेकिन मकसद क्या था? कांग्रेस को रिवाइव करना बिहार में, या फिर ये सच में वोट वाला मैटर जो है, एसआईआर वाला मैटर, इसको लोगों के बीच एसआईआर रखना? के बहाने कांग्रेस को रिवाइव करना, महागठबंधन को रिवाइव करना। क्योंकि देखिए, अभी से कुछ दिन पहले तक तो हम देखें तो बिहार में सिर्फ प्रशांत किशोर नजर आ रहे थे पॉलिटिकल एक्टिविज्म करते हुए विपक्ष की भूमिका में, और कहा भी जा रहा था कि प्रशांत किशोर जो है वो अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं। तो वो इसीलिए नजर आ रहे थे ना, क्योंकि विपक्ष नजर नहीं आ रहा था। ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो स्पेस को वापस से रिक्लेम करने की कोशिश, और वो विपक्ष का जो प्रशांत किशोर तो स्पेस ले रहे राहुल थे। गांधी और तेजस्वी बिहार घूमे तो कहीं ना कहीं नजर आया कि हाँ, ये विपक्ष है जो सत्ता पक्ष को चुनौती दे रहा है। तो इस रूप में तो ये यात्रा कामयाब रही। लेकिन आखिरी में दो बड़े गंभीर मतभेद उभरे हैं। देखिए, लीडरशिप के स्तर पर तो कहा जा रहा है कि राहुल गांधी और तेजस्वी, आऊंगा मैं उस सवाल पर। चलिए तो ठीक है, इसको बात हाँ, करके इस रख लेते सवाल को बाद में रख लेते हैं। एक छोटा सा रिएक्शन राजीव सर से भी ले लेते हैं। राजीव सर, ये जो यात्रा थी एसआईआर को लेकर, आपको लगता है, आप पार्टी नेताओं से बात कर रहे हैं, अलग अलग राजनीतिक दलों के, तो ये मुद्दा ऐसा है जिस पर बिहार की जनता वोट करेगी महागठबंधन को? देखिए, एसआईआर के मुद्दे पर जो यात्रा जो शुरू किया गया था, वोट अधिकार यात्रा के नाम से, कांग्रेस जरूर बिहार में रिवाइव हुई है। लेकिन जहां तक आरजेडी की बात है, आरजेडी को इससे बहुत ज्यादा फायदा होता हुआ नहीं दिख रहा है। Correct. मेरी आरजेडी की कई नेताओं से बात हुई, उनका ये कहना था, हमने 15 दिन जो क्रूशियल होना चाहिए था, वो हमने लूज किया है, और हम इसको जरिए जो है, हम अपने वोटर जो हमारे नहीं आ पा रहे, हम इसके बजाय बीएलओ को कन्विंस करते या जमीन पर या वहां के जाते, स्थानीय मुद्दे उठाते, बिल्कुल वो मुद्दा उठाते तो ज्यादा हमारे लिए अच्छा होता। भाई, राहुल के लिए तो बहुत अच्छी बात है, कांग्रेस के लिए बहुत अच्छी बात है एसआईआर, लेकिन एसआईआर का मुद्दा जमीन पर कितना उतरेगा और कितना इसको फायदा महागठबंधन को पहुंचेगा, या राहुल की इमेज तो एक छवि बन के उभरी है, अच्छी उभरी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन तेजस्वी के लिए, राजद के लिए ये बहुत ज्यादा फायदेमंद नहीं हुआ है। और 15 दिन उनको ये लगता है कि उन्होंने लूज किया है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने ये उठाया है, और ये बहुत सारे लोगों से जब मैंने भी बात की, उन्होंने कहा कि आरजेडी इस मुद्दे को जो है वो बिहार पर अगर सेंटर करती तो ज्यादा फायदा होता। अखिलेश सर, असेसमेंट की बात कर रहे हैं, बीजेपी कैसे ले रही है इस पूरे यात्रा को? अब चूंकि समाप्त हो गया है, नीतीश कुमार की कोई टिप्पणी नहीं आई। बीजेपी के स्थानीय नेताओं की बात करें तो सम्राट चौधरी हो या फिर विजय सिन्हा हो, बीच बीच में कहते नजर आए। कुछ खास तवज्जो बीजेपी ने यात्रा को दी नहीं। बीजेपी का क्या असेसमेंट है कि पूरी तरीके से ये मुद्दा ही नहीं है बिहार में? क्या है यहाँ दिल्ली में? तो नहीं कह सकते कि मुद्दा ही नहीं है, क्योंकि अगर इतनी बड़ी बीजेपी मान रही है मुद्दा है, बनाने की कोशिश तो विपक्ष की ओर से की गई है, तो बीजेपी भी उसकी ओर से जवाबी रणनीति पर काम कर रही है। आपने देखा ही होगा कि जिस तरह से राहुल गांधी की सभा हुई, उसके अगले दिन ही पीएम नरेंद्र मोदी ने अपनी माताजी को लेकर के इतना बड़ा पूरा एक भावनात्मक रूप से मुद्दा बनाने वो का भी है पूरा कहानी प्रयास अलग। किया है। हाँ। तो वो तो बीजेपी की नजरें हैं इस आंदोलन के ऊपर, और साथ ही जो यात्रा निकाली गई। और दूसरी बात ये भी है ना कि आप जब ड्राइंग रूम की पॉलिटिक्स करते हैं और जब सड़कों पे आते हैं तो जमीन आसमान का अंतर आ जाता है। वही राहुल गांधी जब पहले जाते थे या फोटो खिंचवाते थे, एक छोटी सभाएं करते थे, उसका एक अलग इम्पैक्ट होता था। लेकिन जब उन्होंने पूरे देश में यात्रा निकाली तो उसका एक अलग इम्पैक्ट आया, जो 24 के चुनाव में बिल्कुल। नजर तो आया। ऐसे जब आप निकलते, कोई भी निकलेगा, वो चाहे XYZ कोई भी हो, जब अगर आप ड्राइंग रूम छोड़ करके जब फील्ड में निकलेंगे तो उसका एक अलग इम्पैक्ट आता है। तो ये तो एक मुद्दा इस तरह से रहेगा कि यात्रा क्या है, उसका असेसमेंट क्या है। लेकिन बीजेपी का अपना ये मानना है कि देखिए, ये जो मुद्दा है एसआईआर का, ये चुनाव आते आते तक सरवाइव करेगा ये मुद्दा? नहीं, ये मुद्दा आखिर है क्या? पहले तो इस बात पे कि बात लोगों कर के लें वोट के अधिकार छीने जा रहे लोगों हैं। के वोटों का अधिकार छिन गया, तो जिन लोगों का वोटों का अधिकार छिना उनके लिए मुद्दा होगा, सिर्फ उन्हीं के लिए मुद्दा होगा ना जिनका Correct. वोट कटा होगा। तो जिनका वोट कट गया, नाम कट गया, तो उनका तो अब वो कोई रोल ये अभी बचा नहीं। समय सीमा जुड़वा लें या फिर या तो जुड़वाने कोई रोल बचा नहीं ना फिर या उनका तो वो कहना चाह रहे हैं, या तो जुड़वा लें या तो वो वोट नहीं देंगे। वो वोट नहीं तो देंगे। समझो आप मेरी, आप उन्हीं उनकी के लिए बात को। मुद्दा है ना, जिनके लिए मुद्दा है उनका नाम कटा, हाँ, तो वो तो वोट देंगे ही नहीं ना। ठीक है। तो वो तो फिर कहीं मैटर कर नहीं रहे हैं। और जिनका नाम है उनको इस बात से क्या फर्क पड़ रहा है कि दूसरे का नाम कटा कि नहीं कटा? मतलब मैं इसको इस ब्लंट और तरीके से परिणाम तो जो वोट देंगे उनसे आएगा। जो वोट देता है उसी के तो वोट गिने जाते हैं, जो वोट नहीं देता उसके वोट थोड़ी ना गिने जाते हैं। हाँ। तो पहली बात तो ये है। तो इस हिसाब से आप इसको देखिए। दूसरी बात ये है कि जो इंटरनल इनके, जिस पर कि इन्होंने टच भी किया था, इंटरनल जो बातें सामने है ना, कि आपने बोला कि एक ही गाड़ी में नजर आए, लेकिन गाड़ी चला कौन रहा था,
और चलाने का जो मैसेज था वो मैसेज राहुल के मुंह से क्यों नहीं आया, और फिर गाड़ी पे चढ़ने किसको नहीं दिया गया, ये सब बातें भी तो है ना, ये सब बातें भी बीजेपी खुश है इन बातों से। चटकार तो लेते ही हैं, उनको मजा तो आता ही है इन सब बातों में कि भाई तेजस्वी को अगर राहुल गांधी ने प्रोजेक्ट नहीं किया बतौर सीएम, तो उनको खुद अपने मुंह से कहना पड़ रहा है कि भाई अगर हमारी सरकार बनी तो हम सीएम होंगे। तो ये डुप्लीकेट सीएम चाहिए ओरिजिनल सीएम, तो ये अपने आप के जो इंटरनल डिफरेंसेस है वो तो सामने आए इस यात्रा के जरिए, ये तो बीजेपी कह रही है। कह रही है। ठीक है हिमांशु सर, पूरी यात्रा जो है वो ठीक ठाक चलती हुई नजर आई, एक विवाद हुआ, पूरी यात्रा का मैसेज जो है वो पूरा बदल गया। वो बीजेपी के टर्फ में ऐसा लगा कि गेंद आ गई है, जो ये प्रधानमंत्री को लेकर अपशब्द और टिप्पणी की गई, बहुत डैमेज किया इसने यात्रा को, और जो पूरा एक नैरेटिव बन रहा था उसमें बड़ा डेंट था या नहीं? देखिए, मुझे लगता है कि इसका इम्पैक्ट तो हुआ, क्योंकि हम सोशल मीडिया पर देख रहे थे कि बहुत सारे पोस्ट जो हैं वो वायरल हुए इस सब्जेक्ट पर। ठीक है। और ऐसा लगा कि जो जिसका जिक्र अखिलेश सर ने भी अभी किया, कि जो एक नैरेटिव बनाने की कोशिश इस यात्रा के जरिए थी, जो कि अब एक राहुल गांधी की ब्रांड पॉलिटिक्स का एक हिस्सा हो चुका है। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने किया, लोकसभा चुनाव में उनका ये परसेप्शन है, इसका फायदा कांग्रेस को मिला, और उसी तर्ज पर उन्होंने अब बिहार में भी चुनाव से पहले एक यात्रा की है। तो राहुल गांधी की जो एक ब्रांड पॉलिटिक्स है उसका एक कोर हिस्सा लगता है अभी। अब उस नैरेटिव को चैलेंज करने का एक मौका तो मिला ही, क्योंकि वो एक गलती हुई थी, और उसका असर सोशल मीडिया पर तो बहुत साफ तौर पर दिखा। और हमने देखा कि कुछ बीजेपी के भी नेता और कार्यकर्ता जो थे वो इतने भावनात्मक हो गए कि वो अपने आंसू पोंछ रहे थे दिलीप जब जायसवाल प्रधानमंत्री उसका जिक्र कर रहे थे। तो इसको एक इशू बनाने की कोशिश तो बीजेपी की तरफ से की गई है, लेकिन मुझे लगता है कि देखिए, अभी चुनाव दूर है, जैसा आप बार बार समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ये मुद्दा है, सर्वाइव तो मैं करेगा। अगर आपसे पूछता हूं कि अगर ये यात्रा मुद्दा नहीं है तो अभी क्या मुद्दा है बिहार में? क्योंकि राजनीतिक दलों ने, एक तरफ नीतीश कुमार सरकार ने बहुत सारे फ्रीबीज लॉन्च किए हैं, है ना, बिजली को लेकर, महिलाओं को पेंशन देने को लेकर बहुत सारी योजनाएं। ऐसा लगता है कि अभी शुरुआत हुई है, जमीन तैयार की जा रही है, लेकिन अगर हम इस बात पर चर्चा करें कि अगर यात्रा मुद्दा नहीं है, एसआईआर मुद्दा नहीं है, तो बिहार चुनाव का मुद्दा क्या है, और क्या किसी राजनीतिक दल ने इसको प्रमुखता से रखा है अभी तक? देखिए, सब लोग जमीन को तैयार करने की टटोल कोशिश रहे हैं। कर रहा है, ठीक है। दे आर रेडिंग द ग्राउंड ठीक है। फॉर अ बिग फाइट, पर वो फाइट किस इशू पे होगा, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है। प्रशांत सर, ये कांग्रेस के साथ ये कहाँ से सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो जाती है कि करने कुछ चलते हैं, अंत में होते होते तक वो गेंद जो है वो बीजेपी की तरफ घूम जाती है। लेकिन इस पूरे मामले में जो गालिब प्रकरण में हुआ था, क्या कांग्रेस में पवन खेड़ा कुछ कह रहे थे, पूरी पार्टी अलग कुछ कहती नजर आई, एक गलती हुई मंच से, उस यात्रा के दौरान एक मंच था, पार्टी के झंडे लगे थे, राहुल गांधी का पोस्टर था, तो फिर माफी क्यों नहीं मांगी? नहीं, देखिए, आप बल्कि उसके आगे भी बात बढ़ गई है। हम लोग जब बात कर रहे हैं, आज केरला यूनिट जो कांग्रेस की थी, हाँ, बिहार उसने और भी एक बीड़ी। ट्वीट कर दिया, बिहार और बीड़ी को, वो एक अलग मुद्दा बन गया। हालांकि बाद में वो जो पोस्ट था वो डिलीट कर दिया कांग्रेस पार्टी ने। देखिए, ये मुद्दा तो बीजेपी, राहुल गांधी की तरफ से क्या हो रहा नहीं मालूम, लेकिन बीजेपी की तरफ से जो अखिलेश सर बता रहे थे अभी, वो तो एक बड़ा मुद्दा बनाया ही जा रहा है। बिहार बंद किया गया अभी, बिहार बंद, हाँ, आपने इसको भी जोड़ा। मैं एक जगह पढ़ रहा था, जब ये यात्रा शुरू हुई तो स्कोर जो है, अगर इंडिया और बीजेपी कंपेयर करें, 1-0 था। उसके बाद जब ये गाली वाला प्रकरण हुआ, 1-1 हो गया। उसके बाद ये यात्रा जो हुई, ये जो बिहार बंद किया बीजेपी ने, इसके बाद फिर 2-1 स्कोर हो गया। बंद उतना नहीं चंदन, देखिए, अगर डेली बेसिस पे अगर स्कोर चेंज करेंगे, अभी ये चुनाव अभी लंबा हो रहा है, इतना जल्दी हम लोग स्कोर, ऐसा स्कोर नहीं चेंज कर सकते। हर दिन हम लोगों को लोगों का पल्स पता चल जाए, ये भी अब होता नहीं है इतना जल्दी। लेकिन हाँ, जो माहौल की बात होती है, जो मोमेंटम की बात होती है, आजकल सोशल मीडिया एक रिफ्लेक्शन होता है कि क्या चल रहा है, तो उसमें तो कहीं ना कहीं जिस दिन ये गाली प्रकरण हुआ, किसी ने भी दिया हो, कांग्रेस पार्टी की तरफ से, आरजेडी की तरफ से कहा जा रहा है कि वो मंच कुछ और था, वहां से गुजर रही थी यात्रा, अब किसी ने कुछ बोल दिया तो अरे आप सीधा खंडन कर देते, आप बोलते गलत है, वो जो ठीक था। है, तो वो इस तरह से वो खंडन कर रहे हैं कि हमारे यात्रा में वो शामिल ही नहीं था, जो कुछ हुआ वो अलग से हुआ, और भी कई चीजें कह रहे वो हैं लेकर आ बीजेपी का ही था, बीजेपी ने ही दिलवा हाँ, दिया। वो सब कई चीजें चल रही है। लेकिन मुझे लगता है कि इतनी जल्दी मुद्दे बदल जाएं, ऐसा नहीं है। मोमेंटम जो सब लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस ने कोशिश की बनाने की, लेकिन अभी चुनाव बहुत दूर है, चुनाव तो अभी अनाउंस हुआ नहीं है, अभी सीटें नहीं अनाउंस है। इसको, उस मोमेंटम को कब तक कांग्रेस और आरजेडी, खासकर कांग्रेस पार्टी कब तक बना पाएगी? क्या ऐसा तो नहीं है कि जल्दी पीक कर गई कांग्रेस पार्टी? ये भी कई लोकसभा चुनाव के बाद हमने देखा, हरियाणा में, दिल्ली में,
कि जो पार्टी विपक्ष की होती है बीजेपी को जल्दी पीक कर जाती है। हरियाणा में कांग्रेस ने बहुत पहले से शुरू कर दिया, और बीजेपी दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने, प्रधानमंत्री उतरेंगे तब उनका कैंपेन शुरू होगा। प्रधानमंत्री तो उतर गए। प्रधानमंत्री तो इस गाली के बाद जो 2 दिनों पहले जो प्रधानमंत्री ने उतर चुके हैं हिमांशु सर प्रधानमंत्री, जो उस दिन भाषण दिया उसमें तो नहीं, बिल्कुल उतर चुके हैं। पीएम नरेंद्र मोदी की अगर आप रैलियां देखेंगे तो अब से मुझे लगता है कि 6 या 7 बार वो जा चुके हैं। जो प्रखंड हैं बीजेपी के संगठन के हिसाब से 11 प्रखंड हैं, वैसे तो 9 हैं बिहार में, लेकिन उन्होंने 11 उसको बनाए। 11 में उन्होंने ये कोशिश की कि हर प्रखंड को कवर कर ले। मंडल, प्रखंड, प्रमंडल, प्रखंड को बोला उन्होंने, मंडल, डिवीजन, इंग्लिश में बात करें डिवीजन में, जो उन्होंने बोला कि 11 डिवीजन में उन्होंने अपना बांटा है उसको, तो उसमें हर डिवीजन कवर हो जाए, ये कोशिश रही। तो पीएम मोदी की उस तरह से सारी रैलियां हो चुकी हैं। तो पीएम मोदी तो मैदान में उतर गए हैं, और ये मुद्दा भी बीजेपी को लगे हाथ मिल गया। बिल्कुल, जो प्रशांत कह रहे हैं कि उन्होंने तो जो उस दिन कार्यक्रम था वो महिलाओं का, कोई सरकारी कार्यक्रम ही था, लेकिन उसमें उन्होंने जिस तरह से अपनी माता जी का जीविका दीदी, हाँ, माता जी का जिक्र किया, उनको लेकर भावुक हुए, और जो बातें उन्होंने कही हैं, देखिए मोदी जी के लिए जो माता जी का मामला है बहुत प्राइवेट मामला है। उनको लेकर के तमाम तरह की टिप्पणियां लोग करते हैं, लेकिन आपने देखा होगा जब उनका निधन भी हुआ तो वो सुबह गए, और जब आके दोपहर में उन्होंने अपना काम भी संभाल लिया, क्योंकि माता जी ने उनको बहुत पहले अनुमति दे दी थी कि आप जाइए, आप राजनीति कीजिए, आप जनता की सेवा कीजिए। तो वो जो रिश्ता था उसमें उनको लाना, और वो भी जब वो नहीं है दुनिया में, तो इसलिए उनके, यानी आप कह रहे हैं ये मुद्दा पूरे चुनाव भर इसकी गूंज सुनाई देगी। बिल्कुल सुनाई देगी। और जो बीजेपी ने, एनडीए ने भारत बंद किया, वो मुद्दा है, इसके साथ साथ आगे भी इस मुद्दे को आगे बढ़ाया जाएगा। भारत बंद सक्सेसफुल हो पाया बिहार में? बिहार बंद, सॉरी, बिहार बंद जो किया, तो बिहार बंद में भी देखिए अभी तो अलग अलग रिपोर्ट्स, मिक्स रिपोर्ट आती हैं। अब रूलिंग पार्टी जब करवाती है तो थोड़ा सा मतलब उसमें दिक्कत सक्सेसफुल उतनी नहीं होती है, क्योंकि अपोजिशन कराते तो ज्यादा फोर्सफुली कराते हैं। सत्तारूढ़ पार्टी को अगर कराएगी तो उसको थोड़ा ये भी ध्यान रखना कि लॉ एंड ऑर्डर वगैरह ना बिगड़े, तो ये सब बातें भी आती है सामने। आप कुछ कह रहे हैं? और इसी बीच आप पॉइंट का जिक्र कर रहे थे, एक पॉइंट तो स्कोर किया है प्रधानमंत्री ने, जो GST 2 रिफॉर्म अप्रूव हुआ, इस पे भी बात और करेंगे। दिवाली का तोहफा है, 22 सितंबर से नवरात्र शुरू हो रहा है, उसके बाद दिवाली है, घूम घूम कर आप भी सब जगह बात कर रहे हैं, हम दिवाली का तोहफा देंगे, चुनावों से ठीक पहले आएंगे इस पे। मुझे बाबा ये बताइए, इस मैटर को हम क्लोज करें और आगे बढ़े। ये पूरा जो गाली वाला प्रकरण हुआ, तेजस्वी यादव को 2-3 दिन बाद रियलाइज हुआ कि इसको जो है ओन अप करने से कोई फायदा नहीं। उन्होंने कहा गलत हुआ, और उन्होंने कहा बिल्कुल ये हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस इस तरीके से खुद को क्यों नहीं डिस्टेंट कर पाई? नहीं, देखिए पहले महागठबंधन जो गाली प्रकरण हुआ तो 48 घंटे तक सकते में थी, तो उनको समझ में नहीं आता। फिर उन्होंने ये रणनीति बनाई, उन्होंने कहा कि हम इसका जवाब देंगे। तो आपने देखा होगा कि जितने भी प्रवक्ता है आरजेडी के या कांग्रेस के, वो प्रधानमंत्री के दूसरे बयान जो है ना, वो उसको आगे लाना शुरू किया। जर्सी गाय, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, इस तरह के बयान याद दिलाना शुरू किया। तो फिर उन्होंने काउंटर अटैक किया इस पूरे मामले पर। 48 घंटे भले ही वो चुप थे कि क्या करें क्या नहीं करें, उसके बाद उन्होंने अटैक किया है। तो वो भी अब इस बात को, इलेक्शन है ये तो चलता रहेगा, अभी रोज कुछ ना कुछ इस बात पर आपको होता रहेगा। और जब उन्होंने देखा कि बंद उतना सफल नहीं है, फिर वो खुल के आए। जैनेंद्र, इससे पहले भी कई प्रकरण ऐसे हुए हैं जहां प्रधानमंत्री को लेकर टिप्पणियां की गई है, और कई बार राहुल गांधी से सीधे तौर पर बीजेपी के बड़े नेताओं ने, इस बार तो अमित शाह ने खुला असम से कहा कि भाई माफी राहुल गांधी को मांगनी चाहिए। ये राहुल गांधी जिस अप्रोच में रहते हैं, उसमें क्या उनकी टर्मिनोलॉजी में अपॉलॉजी वर्ड है? देखिए, वो तो उनका एक बड़ा फेमस लाइन है, हालांकि पॉलिटिकली लोडेड है कि मेरा नाम राहुल गांधी है, राहुल सावरकर नहीं है। तो खैर छोड़िए, वो दिल्ली के रामलीला मैदान में उन्होंने कहा था। मैंने भी कांग्रेस में टॉप लेवल पर ये पूछा, ये आपका ही सवाल, कि सीधे प्रधानमंत्री को इस तरीके के अपशब्द कहे गए हैं, आपके मंच से कहे गए हैं। बेशक वो जो कहने वाला है वो एक टीनेजर है, एक लड़का है, ये शरारती हो सकता है, आपका वो नेता नहीं था, लेकिन फिर भी आपके मंच से कहा गया, तो ये जिम्मेदारी तो आपको लेनी चाहिए। तो ये कहा गया, जवाब में हमें ये बताया गया, मुझे ये बताया गया कि अगर इस मामले पर राहुल गांधी माफी मांगते हैं या कांग्रेस माफी मांगती है, तो फिर तो इस तरीके से एक पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा, और फिर कहीं भी कोई घटना होगी, कहीं भी किसी ने सोशल मीडिया पर कुछ लिख दिया, जैसे आज केरल कांग्रेस ने एक आपत्तिजनक ट्वीट कर दिया, अब फिर जिम्मेदारी तय होगी राहुल गांधी ट्विटर पे माफी मांगे। तो ये कांग्रेस का सोशल मीडिया हैंडल इस तरीके के पोस्ट कर कैसे देता है कोई? मैं थोड़ा, आप समझाइए हमारे दर्शकों को, कोई मैकेनिज्म है क्या, कोई चेक बैलेंस है पार्टी में कि पोस्ट क्या जाएंगे,
फिल्टर आउट प्रोसेस कुछ है या जिस इकाई का जो मन हो वो पोस्ट कर देता है? तो जो जैसे केरल कांग्रेस का ये ट्वीट था, तो जो स्टेट इकाइयों की जो ट्विटर हैंडल, सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, वो स्टेट के नेता चलाते हैं। मतलब कोई सेंट्रलाइज्ड कमांड तो है, लेकिन जो सोशल मीडिया हैंडल है स्टेट के अलग अलग स्टेट स्पेसिफिक नेता वो चलाते हैं। ठीक है। और जाहिर सी बात है जो डिस्कनेक्ट है कि केरल कांग्रेस का वो नेता जो सोशल मीडिया चला रहा है, वहाँ हैंडल चला रहा है, उसको यही नहीं पता बिहार में चुनाव है। आइडिया नहीं है कि वो क्या लिख रहा है और क्या विवाद है और कहना क्या चाह रहा है। अजीब बात है, तो क्या ये कोई तो- ट्वीट का बेतुका ट्वीट था, उससे कोई मतलब Actually, नहीं सर, था। और वो एक फिल्म है ना सर, जिसमें वो एक किरदार कहता है कि मैं हमेशा मैं ही क्यों फंस आगे आ जाता हूँ। मैं ही क्यों आगे हाँ। आ जाता हूँ। वो हर बार कांग्रेस के साथ ऐसा होता है। लेकिन बात वही है, देखिए कांग्रेस लीडरशिप, राहुल गांधी के आसपास के लोगों का कहना है कि अब कहीं की किसी सभा में किसी ने कह दिया, किसी टीनेजर ने कोई गाली दे दी, किसी ने सोशल मीडिया पे कुछ लिख दिया, हर बात पे राहुल गांधी माफी नहीं मांग सकते। और उनका ये कहना है कि देखिए अगर तुलना की जाए, तराजू पे रखा जाए कि राहुल गांधी को कितने अपशब्द कहे गए, प्रधानमंत्री को कितने अपशब्द कहे गए, तो पलड़ा जो है वो राहुल गांधी को कहे जाने वाले अपशब्दों की ज्यादा है बीजेपी की तरफ से। ये मैंने गिनती कांग्रेस की का है। दावा, सर कांग्रेस का दावा है। और चूंकि 111 गालियां। प्रधानमंत्री हाँ, और आपके पास है कोई गिनती राहुल गांधी? उसमें दलील दी जा रही है कि खुद प्रधानमंत्री ने जो कटाक्ष वगैरह किए हैं, चाहे शशि थरूर की जो पूर्व पत्नी, जो पत्नी अब इस दुनिया में नहीं है, उनका मामला हो, जर्सी गाय आदि की तरफ जो बातें जैसी कही गई हैं, तो कांग्रेस का कहना है कि अगर माफी की शुरुआत करनी है तो फिर प्रधानमंत्री को और बीजेपी ठीक है। नेतृत्व को करनी चाहिए। हाँ। इसीलिए वो लोग जो है, इस जाहिर सी बात है इसकी तो निंदा कर ही रहे हैं घटना की, लेकिन माफी के स्तर पर मानते हैं कि चूंकि इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, अब वोट अधिकार यात्रा और ये गाली प्रकरण से आगे बढ़ते हैं। मुझे एक बात और बताइए। एक बात पहले आपके सवाल का जवाब दे दूं। जो गाली प्रकरण हो रहा था तो उसमें जैसे जैनेन्द्र ने कहा कि शुरुआत बीजेपी को करनी चाहिए, कांग्रेस का खास तौर से ये कहना है। और जो बिहार में बंद जो कराया गया और उसके बाद जो सोशल मीडिया में जो विजुअल निकल के आया, उसमें आप अगर देखिएगा, उसमें कई जगहों पर बीजेपी के नेता खुद जो है गाली देते हुए नजर आए। एक जगह पर एक महिला स्कूल जा रही थी, टीचर, उसको रोका गया, वो बेचारी रोती बिलखती हुई नजर आई। एक लड़की जो है एग्जाम देने के लिए जा रही थी, उसको रोका गया। तो ये कई सारे जो काउंटर जिसको कहते हैं ना, हाँ, वो आप कहना बंद- कुछ और चाह रहे थे हाँ। और हुआ कुछ और, इम्पैक्ट जाके कुछ और दिखा। आप अगर बंद करवाना चाह रहे हैं, सत्तारूढ़ पार्टी है, तो इस तरह की जरूर चीजें हैं। एम्बुलेंस है, आप क्या कर रहे हैं, आप गाली के खिलाफ कर, आप खुद लोगों को गाली अगर दे रहे हैं, तो ये सारी चीज तो आप सोचने कह की रहे हैं ये जरूरत है। बंद ने जो है वो उस मैटर को बीजेपी की तरफ से लो डाउन कर दिया, टूटू बहुत कर ज्यादा, दिया बहुत इसको। ज्यादा, कम से कम ख्याल रखने की जरूरत है। और हाँ। ये चुनाव है, हाँ। आप क्या बोलते हैं, क्या टूटू हो नहीं गया, बोलते, तभी तो मैं स्कोर गिन हाँ, रहा था। आप क्या बोलते हैं, क्या नहीं बोलते, ये आपको सोचना और समझना पड़ेगा। ठीक है, अब इस पॉइंट पर आ जाते हैं। एक बड़ा सवाल है, इतनी बड़ी यात्रा हुई, तेजस्वी हर जगह साथ थे, किस भूमिका में वो अभी अखिलेश सर ने बोला वाहक थे। सवाल यह है कि इतना बड़ा यात्रा निकला, इतने जगह से निकला, एक जगह भी राहुल गांधी के मुंह से क्यों नहीं निकला कि भाई मेरे साथ बिहार के भावी मुख्यमंत्री जो हैं वो चल रहे हैं? नहीं, बहुत अच्छा सवाल। ये सवाल बार बार कांग्रेसियों आपने पूछा वहाँ मैंने किसी भी से? पूछा, मैंने भी तो रिकॉर्ड करके बाइट भेजी थी हाँ। शकील अहमद से जो कि सीएलपी के नेता जी, जी, हैं जानता हूँ। विधानसभा में, हाँ। उनका बाइट भेजा था। क्या बोला कांग्रेस अध्यक्ष जो है वो राम साहब, उनका वो जो है उनका बाइट भेजा था। और सुबोध कांत साहब मिल गए थे, उनका भी बाइट भेजा। इस लोगों से बातचीत की। मैं सदाकत आश्रम में ही था उस दिन, कुछ लोगों से जिस मिलने। दिन अटैक हुआ नहीं, बीजेपी ने? नहीं, उसके बाद वाला। ठीक है, देखिए, कांग्रेस की रणनीति साफ है। ये सब आपको ऐसा लगता है कि ये एनजीओ तो चला नहीं रहे, चाहे कोई साधु तो है नहीं, पॉलिटिकल पार्टी है ना। पॉलिटिकल पार्टी अभी तक इतनी हड़बड़ी क्यों है? आपको अनाउंस किया जाएगा, टाइम पे किया जाएगा, क्यों हड़बड़ी है? ये आपको नेताओं ने बोला? हाँ, अच्छा। क्यों हड़बड़ी है? अच्छा, फिर ये भी कहा कि जो 125 सीट लड़ेगा तो ऑब्वियसली उसी का चीफ मिनिस्टर बनेगा। हम तो 50-55 सीट लड़ने वाले हैं, तो हमारा सीएम कहाँ से बनेगा? लेकिन इस पूरे यात्रा में कांग्रेस ने जता दिया, राहुल गांधी ने ये जता दिया 174 सीट। इसका विश्लेषण करना पड़ेगा आपको। इसमें 174 में आप केवल 74 सीट जीते हैं, आपको 100 सीट जीतना है वहां पे। एक तो आप किसको 100 सीट जीते हैं? कांग्रेस 100 को? सीट बची हुई है जो अच्छा। जहाँ पे आपको इम्प्रूव करना हाँ। है। इसमें से करीब 31 सीटें ऐसी है, 16 सीट ऐसी हैं जिसमें कि 5000 से कम मार्जिन से हार मिली है महागठबंधन को, और 25 सीटें ऐसी है जहाँ 5 से 10,000 के मार्जिन से हार मिली है। तो ये 31 सीटें पर इम्प्रूव करना चाहते हैं ये। उसके लिए अभी कांग्रेस का कहना है कि हमको इसमें नहीं पड़ना है, पहले टेबल पर बैठ के ना अच्छी अच्छी सीटें लेना है। पिछली बार जो ठीक रफ हो रहा था अपने कांग्रेस के ऊपर कि 70 लड़े 19 जीते, लेकिन किसी उसमें ने से 70 में कौन सी सीटें? कौन सी सीटें आपने दी थी? सब हारने वाली सीटें थी। इस बार टेबल पे बैठते हैं, हाँ। पहले सीट फरिया लेते हैं, हाँ। कौन कौन सी सीट, 55 अच्छी सीटें दीजिए,
अब आप जब ये बोल रहे हैं तो मेरे मन में अभी एक लाइन और बोलूंगा। हाँ। पहले वो उसको फरिया लेते हैं वहाँ पे, हाँ। 55 अच्छी सीटें दीजिए और उसके बाद तो आपको फिर तो घोषित मेरे कर मन में सवाल यही आ रहा है प्रशांत सर। देंगे। फरिया लेते हैं मतलब नहीं मैं वो आमने सामने में बात कर आमने-सामने लेते बात हैं। कर लेते हैं, हाँ, सेटल कर लेते हैं। तो फिर अच्छे से बाबा bargain एक करते हैं। मिनट बाबा एक मिनट बाबा, जब आपने ये कहा कि फरिया लेते हैं तब तो मुझे प्रशांत सर ये लग रहा है कि ये पूरी यात्रा ही इसी मकसद से निकाली गई थी कि सीट बार्गेन कर सके। नहीं देखिए, उसमें बाबा जो कह रहे थे, मैं बाबा ये सवाल भी पूछूंगा आपसे कि कई बार मैं सोचता हूँ कि राहुल गांधी के आगे आने का क्या ये ऐसा इफेक्ट तो नहीं हुआ कि एक स्तर पर राहुल बनाम मोदी भी एक लड़ाई हो गई, एक लेवल पे तो तेजस्वी बनाम नीतीश लड़ाई चल ही रही थी। तो अब कौन चाह रहा है दोनों स्तर पे लड़ाई? मुझे नहीं, बीजेपी क्या चाहती है अखिलेश सर? मोदी तो- बनाम राहुल लड़ाई हो या तेजस्वी बनाम राहुल ही नीतीश लड़ाई हो? नहीं, इसमें ये कारण नहीं बताया इन्होंने कि कांग्रेस पार्टी क्यों सपोर्ट नहीं करी। मैं कारण बता देता हूँ कि कांग्रेस पार्टी तेजस्वी यादव का सीएम कैंडिडेट का एंडोर्स क्यों नहीं कर रही है। जो हमारी समझ है उसके मुताबिक इसलिए नहीं कर रही क्योंकि वोट जो है, देखिए कांग्रेस पार्टी की कांग्रेस पार्टी की नजरें हैं अपर कास्ट और एससी वोट्स के ऊपर। उन्हें लगता है कि अगर हम तेजस्वी यादव का सपोर्ट कर देंगे तो ये जो अपर कास्ट है बिदक जाएंगे महागठबंधन से और इनका वोट हमारे पाले से निकल जाएगा। हिमांशु सर ये बात बताइए, अखिलेश सॉरी आई एम सॉरी सर, अखिलेश सर ये बात, हिमांशु, अपना नाम बता दो भाई इनको। सॉरी अखिलेश सर ये बात बताइए, क्या इन दोनों वर्ग को ये नहीं पता है कि बाय डिफॉल्ट तेजस्वी ही बनेंगे? तो ये डिक्लेयर करना नहीं करना इसमें ऐसा क्या होता फर्क है, पड़ जाएगा? राजनीति में बहुत सारी चीजें होती हैं। चुनाव के पहले क्या होता है, चुनाव के बाद क्या होता है, इनमें बहुत सारी बातें होती है। जम्मू कश्मीर का आप देख लो उदाहरण। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मिलकर चुनाव लड़ा था ना, और सब मान के चले थे कि जब सरकार बनेगी तो उसमें कांग्रेस पार्टी भी हिस्सेदार होगी, लेकिन कांग्रेस हिस्सेदार नहीं है वहाँ पर जम्मू कश्मीर में। तो राजनीति में चुनाव से पहले क्या होता है, चुनाव के बाद क्या होता है, इसमें बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं। कुछ कह रहे हैं जनेंद्र? मैं बस इसमें ये चीज़ जोड़ रहा हूँ कि कांग्रेस ने या राहुल गांधी ने जो नहीं बोला, तो इसको लेकर के आरजेडी के जो कार्यकर्ता हैं और नेता हैं वो नाराज हैं। उन्हें लग रहा था, हाँ सर, नाराज हैं। हालांकि तेजस्वी के स्तर पर और राहुल गांधी के स्तर पर उनके आसपास के लोग कह रहे हैं कि दोनों नेताओं में भाइयों वाला प्रेम है, लेकिन और प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछने हाँ, के बाद भी नहीं बोले लेकिन पटना में जब समापन हुई इस यात्रा की, जिसकी बात मैं सबसे शुरू में कर रहा था कि दो मतभेद उभरे हैं, तो कांग्रेस के कैंप में, कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं में ये चर्चा है कि आरजेडी ने पूरी ताकत नहीं लगाई समापन वाले कार्यक्रम में। तो वहाँ कांग्रेस झंडा ही नहीं था उनका। एग्जैक्टली सर। तो उसकी पर्दे के पीछे की कहानी ये है कि कांग्रेस चाहती थी कि समापन के मौके पर रामलीला मैदान में बड़ी रैली हो। हाँ सॉरी, आज बहुत कंफ्यूजन हो रहा पटना है। के गांधी मैदान में। हाँ, तो गांधी मैदान में एक बड़ी रैली हो, ये कांग्रेस का इनिशियल प्लान था, कांग्रेस ने अनाउंस भी कर दिया था। लेकिन यात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ी, आरजेडी के पास फीडबैक ये आया कि इस यात्रा का सारा क्रेडिट राहुल गांधी को जा रहा है, कांग्रेस को जा रहा है। आरजेडी के जो कार्यकर्ता थे वो भी कांग्रेस का झंडा पकड़े हुए थे, ये फीडबैक मिला। इसके बाद आरजेडी कैंप की तरफ से कहा गया, आरजेडी लीडरशिप की तरफ से कहा गया कि यात्रा के समापन पर गांधी मैदान में रैली नहीं करते हैं, यात्रा करते हैं। अब चूंकि आरजेडी बड़ा भाई है, कांग्रेस के पास कोई विकल्प नहीं था, तो यात्रा हुई। पटना में आखिरी दिन सर मौजूद थे, लेकिन सर जैसा सर ने बताया, आरजेडी बिल्कुल एब्सेंट थी समापन के मौके पर। बताया गया कि जैसे कांग्रेस ने अपने जिलाध्यक्षों से कहा था कि अपने युवा इकाई से कहा था कि पूरे बिहार से वोटर को, कार्यकर्ताओं को लाइए पटना में, उस तरीके का प्रयास आरजेडी ने नहीं किया, और इसके कारण कांग्रेस के कार्यकर्ता खासे नाराज हैं आरजेडी से। और दूसरी तरफ का मौका तो कांग्रेस ने दिया, और दूसरी तरफ एग्जैक्टली लास्ट में कंक्लूड कर लूं, और दूसरी तरफ आरजेडी के जो नेता और कार्यकर्ता हैं वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी को उस दिन मौका नहीं चूकना चाहिए था। चूंकि जब तेजस्वी कह रहे हैं कि वो भविष्य के पीएम है, आपसे सीधा सवाल, राहुल को पीएम जी, तो राहुल से सीधा सवाल पूछा गया था, राहुल गांधी को अनाउंस कर देना चाहिए था। हालांकि कांग्रेस की सफाई है कि राहुल नहीं चाहते थे कि हेडलाइन बदले। कांग्रेस कहीं ना कहीं ये भी चाह रही है ना कि पहले आरजेडी से ज्यादा सीटें ले ले। और एक हाँ, इस डिस्कशन से ठीक पहले मैंने पटना में फोन किया था, एक नेता जो इन्वॉल्व है, उनका कहना है कि पहले तो हम लोग 60 से 70 सीट मांग रहे थे, लेकिन अब जब टेबल पे बैठेंगे तो 80 से 90 सीट मांगेंगे। तो 20 सीट कांग्रेस ने बढ़ाया भी है, बार्गेन में कितना मिलेगा फाइनली नहीं पता। 55 एग्जैक्टली सर, वही है। लेकिन कांग्रेस चाहती है कि पहले ज्यादा सीटें ले ले, अच्छी सीटें ले ले, फिर तेजस्वी को अनाउंस करे, और शायद होगा भी रामलीला मैदान। अच्छा देखिए, गांधी मैदान में शायद एक बड़ी सभा होगी जिसमें तेजस्वी को सीएम अनाउंस एक जो सभा वाली बात बोल देता हूँ, उसको क्लियरिफिकेशन कर देता हूँ। राहुल गांधी, कांग्रेस चाहती थी गांधी मैदान में सभा हो, आरजेडी की तरफ से ये कहा गया कि भाई साहब देखिए, सभा कीजिएगा तो उसको भरेगा कौन? भरूंगा मैं, करेक्ट। फिर आपको भी तो ये तो अच्छा मौका था, वहीं
बोला यदि नहीं भर पाए तो क्या हालत होगी, तो वही हालत होगी जो प्रशांत किशोर के साथ हुई कि गांधी मैदान खाली रह गया। बोला अभी इतना एनर्जी क्यों लगाना है, अभी इतना एनर्जी नहीं तो आरजेडी के पास भी तो मौका था, वो बार्गेन कर लेती कांग्रेस से कि हम भरेंगे मैदान, कर दीजिए उम्मीदवार डिक्लेयर। अभी केवल टेलीविजन में चुनाव हो रहा है, अभी जमीनी स्तर पे चुनाव शुरू नहीं हुआ है। वो व्यर्थ में अभी ताकत लगा के अपनी ताकत को गंवाना। लेकिन बाबा एक चीज, आप लोग थे उस यात्रा में, ये केवल पटना की बात नहीं है, समापन की बात नहीं है। हम लोग जो देख रहे थे, समझ पा रहे थे, सासाराम से जब यात्रा शुरू हुई थी तभी से ये सुगबुगाहट होने लगी थी कि झंडा किसका ज्यादा है, किसके कार्यकर्ता ज्यादा हैं, कौन आगे लीड ले रहा है। और जब 2-3 दिनों के बाद जब यात्रा आगे पहुंची अखिलेश सर, तो हमको जो यहाँ पे फीडबैक मिल रहा था कि ये अनबन शुरू हो गई थी कि वहाँ पे, मैं एक नेता के साथ बैठा हुआ था, उसने कहा कि अभी आने दीजिए आगे सुपौल, जहाँ प्रियंका गांधी और आगे जो जा रही थी, उनका कहना था कि वहाँ तो एक भी आरजेडी का झंडा ही नहीं है। ये शिकायतें होने लगी थी। पटना को आइसोलेटेड के वो मत मानिए, वो तो शिकायत कई लोग कर रहे हैं। हाँ, इसलिए मैं जानना चाह रहा, लेकिन ये बहस शुरू हो गई थी। आरजेडी का झंडा बहुत था, बहुत यादव भी निकला था। ये कई लोगों को शिकायतें थी, बहुत गाड़ियां पूरा रूट जो जनेंद्र ने बताया कि यात्रा के बीच में आते आते तक आरजेडी के कार्यकर्ताओं में इस बात को लेकर नाराजगी तो हो गई थी कि डिक्लेयर क्यों नहीं किया। ये बात जरूर था कि कांग्रेस का झंडा दिख रहा था, क्योंकि राहुल गांधी थे, वो झंडा सब उनके वो बांटा जाता था सुबह। लेकिन ये कहना कि आरजेडी नाराज है, ये थोड़ा प्री मैच्योर होगा। आरजेडी नाराज उस ढंग नहीं है। राहुल गांधी ने हमेशा उसको अपने साथ रखा है, तेजस्वी को, ठीक है। और उन झंडों की तो कोई बात ही नहीं कर रहा है, माले के झंडे की बात नहीं कर रहा है, मुकेश सहनी की। असली भीड़ तो वो लोग लेके आए। पर वो एक तस्वीर मुझे याद है कि जब जिस दिन प्रियंका गांधी वहां पहुंची थी, और वो तस्वीर भी वायरल हुई जो मोटरसाइकिल में राहुल गांधी के पीछे बैठी है, जिस वक्त प्रियंका गांधी पहली बार जब उस गाड़ी पर, जो खुली गाड़ी थी जिस पर राहुल गांधी आगे खड़े थे, वो खड़ी होती हैं और उस राहुल गांधी के दाहिने तरफ पीछे जाकर खड़ी होती हैं। और उस तस्वीर में मैं बस वही देखने की कोशिश कर रहा था कि तेजस्वी इसमें कहाँ है। करेक्ट। तो पहला सरप्राइज ये होता है क्योंकि दो नेताओं की एक साझा यात्रा निकल रही है, तो राहुल के बगल में होना चाहिए था तेजस्वी को, लेकिन मुझे काफी मेहनत करना पड़ा उस भीड़ में खोजने के लिए कि तेजस्वी कहाँ खड़े हैं। तो तेजस्वी बाईं तरफ पीछे 5-6 नेता थे, उसमें कहीं छुपे हुए नजर आ रहे थे। तो क्या या तो वो खुद सक्रियता से, वही वो बिहार के चुनाव में चेहरा जो तेजस्वी होने चाहिए थे, वो राहुल इस पूरी यात्रा में ऐसे होते हुए नजर आए। और इसको मुद्दा बना रही है बीजेपी भी। हाँ, बीजेपी न्यूज राजीव सर, उसमें कुछ नेता वहाँ पे पिछलग्गू यादव या इस तरह के जानबूझकर इस तरह की बातें वो कर रहे हैं। राजीव सर, आप मुझे जरा ये बताइए, मैं एक मिनट बाबा, ये पप्पू यादव का क्या सीन है, ये बताइए जरा। हमारे पप्पू यादव एक्सपर्ट हैं। बताइए भाई। नहीं, जो हम लोग को बताइए बाबा, आपने देखा था पटना में रो रहे थे साइड में बैठ के। बाबा मैं संजोग से दो, हाँ बताइए। देखिए इतनी गर्मी थी दो ना अरे ओहो रुकिए पे माथा रख के ऐसे बैठे हुए थे। मैं आपको बताऊं, 2 विधायक बेहोश होके मौरिया में पड़ा हुआ था। मैं और प्रभाकर जो हमारे कलीग हैं, वो दोनों बेहोशी की हालत में थे। हम लोग एक चौकी मिला था, उसके नीचे बैठे हुए थे। अरे 125 किलो का आदमी इतनी गर्मी में, और मंच नहीं था, वो तो क्या कमजोर था क्या? नहीं बाबा, मंच था नहीं भाई, मंच था नहीं। नहीं, अरे वो पहले की बात लेकिन बाबा, बेचारा गर्मी के वजह से परेशान, ना डिफेंड नहीं करो, गर्मी के वजह से परेशान होके वो 7 अप जो ठंडा होता है ना, वो सिर में ऐसे लगा। मैं राजीव सर कुछ बोल रहे, राजीव सर आप बता रहे थे। पप्पू यादव को लेकर कह दूं कि पप्पू यादव के समय जब लोकसभा चुनाव हुआ था, अगर उस पूरे प्रकरण को याद कीजिए, अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय कर लेते हैं, पटना भी। अच्छा खैर बाबा, वो अलग चीज है, लेकिन कोई विलय नहीं किया। यहाँ नहीं कांग्रेस ने उसको कोई मेंबरशिप दी है, झूठ बात है। ठीक है वो पप्पू यादव कांग्रेस के सदस्य नहीं है, कैसे रहेंगे? अच्छा, तकनीकी कारण भी है हाँ, ना। नहीं, लेकिन कांग्रेस, पप्पू यादव ने मंच से अनाउंस किया था। आप एक बार ठीक कह रहे हैं कि कागज पे विलय नहीं हुआ, लेकिन जनेंद्र को याद होगा, लेकिन मंच पे जिस दिन पप्पू यादव गए थे, उसमें उन्होंने अनाउंस किया था कि वो अपनी पार्टी का विलय कर रहे हैं कांग्रेस में। लेकिन हाँ, ये बात भी सही है, नहीं चंदन, एक बात भी सही है कि कागज पे जो चुनाव आयोग में जो प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए थी, वो पूरी नहीं हुई है। और वो हाँ, कुछ बोल रहे थे। और एक मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब उसके बाद ये तय हो गया कि कांग्रेस हेडक्वार्टर में उन्होंने कहा कि हम पार्टी का अपना विलय कर रहे हैं, पटना गए, फिर पता नहीं क्या समीकरण बिगड़ा क्या नहीं बिगड़ा, उनको कांग्रेस से टिकट नहीं मिली।
फिर वो निर्दलीय वहाँ चुनाव लड़ते हैं और उस हालत में चुनाव लड़ते हैं कि पप्पू यादव के खिलाफ प्रचार करने के लिए वो हर जगह जो है राहुल गांधी के नाम लेते हैं, प्रियंका गांधी के नाम लेते हैं, लेकिन कांग्रेस का कोई नेता उनके पक्ष में वहाँ प्रचार करता हुआ नजर नहीं आया। इवन तेजस्वी जब वहाँ गए, पूर्णिया जब गए, उन्होंने कहा कि आप हमारे कैंडिडेट को मत जिताइए, लेकिन आपको मत जिताइए। ये वन साइडेड लव अफेयर चल रहा है पप्पू यादव का। उन्होंने कहा कि पप्पू यादव को अपने हमारे कैंडिडेट को मत दीजिए, दूसरे को दे दीजिए। यानी जो और मुझे हैरानी तब हुई, मुझे हैरानी तब हुई जब ये पूर्णिया में पहुंची थी जहां पप्पू यादव से सांसद है, वहां वो 1 मिनट तक राहुल गांधी के उन्होंने ऐसे नारे लगाए, ऐसा भाषण बोला कि उसकी रील कटी है सोशल मीडिया पर। उसके बाद ये कहना चाहूंगा, अपना जो चुनाव खत्म, चंदन, हाँ वही चंदन, जब पूर्णिया में पप्पू यादव का चुनाव खत्म हो जाता है, चुनाव प्रचार खत्म, वोटिंग खत्म हो जाता है, तो उसके बाद वही पप्पू यादव जो है, आप कह रहे हैं कांग्रेस यूज एंड थ्रो कर रही है पप्पू यादव के साथ। तो इस बात को लेकर पप्पू यादव से हमने बात भी की थी, तो उनके अंदर बहुत नाराजगी थी कि कांग्रेस उसका इस्तेमाल कर रही है, लेकिन जब समय आता है कांग्रेस के उनके पक्ष में खड़े होने का, हमेशा अनदेखा करती है। और तेजस्वी को कभी वो नेता स्वीकार करने के पक्ष में नहीं रहे। अरे उस दिन तो मजबूरी में जैसा भी हो जननायक बोलते नजर आए तेजस्वी को। वह उम्मीद करते कि चलिए हम तेजस्वी से गले उनके पैर छुए लालू यादव के, लेकिन तेजस्वी हमारे पक्ष में कुछ तो बोले, लेकिन वो जो जेस्चर जो था कि मिलने का जो था, 2 पल के लिए जो नजर आया था तस्वीर, वो केवल तस्वीर मात्र है। दोनों के दिल में जो खटास, जो दूरी जो है अभी भी बना हुआ है। मुझे ये कौन जवाब देगा इस बात का कि पप्पू यादव को मंच पर चढ़ने कौन नहीं दे रहा है, कांग्रेस के ही नेता या आरजेडी? चंदन एक सेकंड, मैं ज्ञानेंद्र संयोग से 2 दिनों पहले बाबा प्रेस क्लब में एक किसी व्यक्ति से कल ही मुलाकात हुई जो कांग्रेस से, उनको वो कह रहे थे कि उस दिन वो मौजूद थे वहां पे, और वो भी जो चढ़ने वढ़ने वाले लोग थे उनके साथ थे। उनका ये कहना था कि पप्पू यादव के साथ संभवतः उनका बेटा भी वहाँ मौजूद था शायद, पप्पू यादव के साथ वहाँ पर। और जब वो पप्पू यादव पहुँचे तो राहुल गांधी की कोई सहयोगी महिला है जो प्रोटोकॉल देखती हैं, उनके पास वो लिस्ट थी, तो उन्होंने कहा कि लिस्ट में तो आपका ही नाम नहीं है, तो बेटे को कैसे चढ़ने दिया जाएगा। अब मुझे नहीं पता इसमें कितनी सत्यता है, इस बात में कितनी सच्चाई है, लेकिन उनका यही कहना था। और इसलिए वहाँ पे कहा यह गया कि ये कोई मंच उस तरह का फॉर्मल मंच नहीं है, और इसलिए चूंकि नाम सबका आया हुआ है और पप्पू यादव अगर कांग्रेस में है तो कांग्रेस के तो नेता पहले से ही ऊपर मौजूद हैं। ठीक है, मैं इस पे एक चीज सवाल और पूछूंगा, लेकिन फिलहाल हमें राजीव सर को शुक्रिया करना होगा। राजीव सर एक इंपॉर्टेंट कार्यक्रम में जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव सर आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए। बातचीत को हम आगे बढ़ाएंगे और मुझे एक कुर्सी देने के लिए। मुझे ये बताइए, नहीं मैं ज्यादा कंफर्टेबल खड़े होने में ही हूँ, हाँ मुझे ये बताइए ज्ञानेंद्र, यूज एंड थ्रो कर रही है कांग्रेस पप्पू यादव के साथ? क्योंकि अगर बाबा मुझे ये कह रहे हैं कि वो कांग्रेस के मेंबर थे ही नहीं, तो अभी 1 महीने पहले इंदिरा भवन में जो बैठक हुई उसमें पप्पू यादव को क्यों बुलाया गया? देखिए टाइमलाइन क्लियर है। देखिए टाइमलाइन क्लियर है। पप्पू यादव बिहार में लालू यादव से मिले, लोकसभा चुनाव से पहले की बात है, लालू यादव से मिले, दिल्ली में आकर के कांग्रेस में शामिल हुए। मजे की बात यह कि उस समय कांग्रेस में शामिल हुए, बिल्कुल शामिल हुए कांग्रेस दफ्तर में 24 अकबर रोड में, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष जो अखिलेश प्रसाद सिंह तब थे, वो उनके शामिल होने से खुश नहीं थे, वो कार्यक्रम में पहुंचे भी नहीं थे। मंच से एक वाकया याद है कि पप्पू यादव के नारे लगे थे, तो उन्होंने मंच से पप्पू यादव ने ऐलान किया कि वो अपनी पार्टी का विलय कर रहे हैं, पूर्णिया से लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। लेकिन बाद में जाहिर सी बात है आरजेडी की तरफ से वीटो था। अखिलेश सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष थे कांग्रेस के, वो भी नहीं चाहते थे कि पप्पू यादव लड़े पूर्णिया से। पप्पू यादव को टिकट नहीं मिला। फाइनली पप्पू यादव निर्दलीय पूर्णिया से लड़के जीत के दिल्ली आए। आज की तारीख में वो टेक्निकली निर्दलीय सांसद हैं, और अब वो कांग्रेस में अगर शामिल होते हैं तो उनकी सदस्यता चली जाएगी। तो तकनीकी तौर पर तो वो कांग्रेस के सदस्य नहीं है, ना हो सकते हैं अगले 5 साल अगर उनको अपनी सदस्यता बचानी है। लेकिन इस यात्रा की बात मैं करूं, जो प्रशांत सिंह कह रहे थे कि एक राहुल गांधी की एग्जैक्टली राहुल गांधी की एक स्टाफ ने पप्पू यादव को चढ़ी हुई गाड़ी से उतार दिया, ये बताता है कांग्रेस की स्थिति को कि जो इतना कद्दावर नेता है निर्दलीय, मतलब इंडिया अलायंस वर्सेस एनडीए अलायंस के बीच इतनी कांटे की टक्कर थी, और उसमें देश में 2 से 3 लोग निर्दलीय जीत के आए, उसमें से एक पप्पू यादव जीत के आए। बाकी 2 लोग तो हार्डलाइनर थे। मेन स्ट्रीम में सिर्फ एक पप्पू यादव जीत कर आए, और उनको मतलब चढ़े, ऐसा नहीं कि चढ़ने नहीं दिया, एक बार तो चढ़ने नहीं दिया था, वो चढ़े हुए थे। हाँ, वहां से उतार दिया। वो राहुल गांधी की टीम में पटना में भी हुआ, उसमें भी वो कोशिश तो कर ही रहे थे। हाँ, तो वही राहुल गांधी की टीम में एक महिला स्टाफ है, उन्होंने उनको उतार दिया। वो विजुअल पे ये बताता है कि मेरा सवाल ये कि पप्पू यादव को बार-बार क्यों चढ़ना है कांग्रेस के जीत में? मैंने बाबा तो उसमें मेरा काउंटर सवाल है कि आखिर पप्पू यादव को लेके कांग्रेस चाहती क्या है, और मैं क्यों बता रहा हूँ। ठीक है, पिछले साल शामिल हुए पप्पू यादव, कहानी पूरी जनेंद्र ने अभी बताई। आप ये बताइए, यहाँ पर जो पार्लियामेंट सेशन चल रहा था, मेरे ख्याल से पिछले साल विंटर सेशन,
जो रोजाना सुबह में जो बैठक होती है कांग्रेस की, उसमें कांग्रेस की पार्लियामेंट्री पार्टी मीटिंग में उनको बुला लिया गया। फिर उसके बाद एक और मीटिंग हुई, उसमें नहीं बुलाया गया। अहमदाबाद में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ उसमें पप्पू यादव को बुलाया, खुद केसी वेणुगोपाल ने फोन करके बुलाया गया। फिर एक बार मीटिंग होती है, नहीं बुलाया जाता। फिर मतलब वही इंदिरा भवन यूज में एंड meeting- थ्रो चल रहा है पप्पू कांग्रेस यादव भी के तो साथ। बाबा कंफ्यूज है उनको लेकर। और वही तो मैं कहता हूँ कि जब कांग्रेस ऐसा कर रही है तो पप्पू यादव उस जीप में क्यों चढ़ना सर चाहते हैं? लेकिन ना आप ये चढ़े। देखिए ना, आप पप्पू यादव का लचीलापन देखिए कि पूर्णिया में उन्होंने तेजस्वी यादव जो उनको हराने पहुंचे थे, कैंप किए हुए थे पूर्णिया में, तेजस्वी की तारीफ की और एकदम ऐसा अपनी तरफ से कुछ भी ऐसा नहीं किया जिसके कारण पार्टी की वही तो किरकिरी मैं हो। उसको वो पप्पू को पार्टी बुरा के नहीं लिए- कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ पप्पू का यदि स्वाभिमान है तो वो क्यों चढ़ना चाहते हैं? वो है इंडिपेंडेंट, अपना स्वाभिमान बचाए। और पप्पू यादव पूरे बस एक छोटा सा चीज मैं देख रहा था, पार्लियामेंट की वेबसाइट है, चंदन आप थोड़ा करीब आए। ये जो पार्लियामेंट में जो उनका ऑफिशियल जो वेबसाइट है, इसमें पप्पू यादव का इंडिपेंडेंट एमपी लिखा हुआ है। अधिकार तो तकनीकी कारण से है, लेकिन ये सवाल है कि ऐसा लगता है इस पूरे प्रकरण में मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, पप्पू यादव पार्टी के लिए प्रचार करने झारखंड जाते हैं, पप्पू यादव पार्टी के लिए प्रचार करने हरियाणा जाते हैं, पूरे देश में पार्टी के लिए प्रचार करते हैं। बल्कि बिहार में कांग्रेस के पास जितने नेता हैं उसमें पप्पू यादव और कन्हैया दो ही ऐसे नेता हैं जिनको बिहार के बाहर सुनने 4 लोग इकट्ठे होते हैं। और हालांकि पप्पू यादव का अपना दायरा पूर्णिया से ज्यादा नहीं है। सवाल में उत्तर प्रदेश में उन्होंने कांग्रेस के लिए प्रचार किया था, रायबरेली गए थे बाबा। एग्जैक्टली सर, उसमें मुझे ये अजीब लगा कि एक जी सर, तो मैं कह रहा हूँ सर, बिहार में कांग्रेस के जो चेहरे हैं जिनको लोग जानते हैं उनमें एक पप्पू यादव है, भले वो इंडिपेंडेंट है, जिनको आप चेहरा कह रहे हैं उन्हीं को मंच पर जगह और नहीं मिल रही है। उनको उतार एक आपके नेता का स्टाफ उतार दे रहा है। ये एक बहुत अजीब वही तो मैं कहता हूँ ना कि अपने स्वाभिमान बचाए पप्पू यादव और ना चढ़े कांग्रेस के उस पे, अकेले रहे ना, उनके लिए तो बहुत अच्छा है। उन्होंने अगर आप जो कह रहे हैं ना, अगर मुझे ऐसा अंदेशा लगता है कि अगर ज्ञानेंद्र ज्यादा दिनों तो कांग्रेस ऐसे ही करती रहे पप्पू यादव के साथ, तो मुझे अंदेशा लगता है कि बिहार चुनाव के पहले फिर वो कांग्रेस, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों शक होता है कि हाँ, अगर वो पप्पू यादव ऐसा लाइन लेते हैं। पप्पू यादव को यदि इतना अपमान हो रहा है तो उनको घर बैठ जाना चाहिए। वो क्यों घर क्यों जन मैंने सुराग रैली में में जाना देखा, मैंने चाहिए? यात्रा में देखा बेचारा, एक तो राहुल गांधी का जीप होता था, उसमें पप्पू यादव अपना जीप में एकदम ओपन जीप में खड़े रहते थे। वो मुझे ज्यादा अच्छा लगा। उसकी अपनी फॉलोइंग है वही हर कंस्टिट्यूंसी में। अखिलेश जी, उसका 2-4 हजार वोट है हर कंस्टिट्यूंसी में। वो जो इसलिए नोट का कांग्रेस बंडल लेके जब इसलिए उतरते हैं कांग्रेस बाढ़ के नेता प्रभावित कहते हैं इलाकों में, जहाँ भी कि चीजें होती नहीं, वही तो जो पत्रकारों को भी नोट बांटते हुए पता देखा। नहीं, अरे हमने वो तो तो दिया गलती नहीं। से पकड़ा दिया। हमें तो दिया नहीं। ये मत बोलिए गलती से। नहीं, मेरा ये कहना है कि हर कंस्टिट्यूंसी में उसका वोट है, इसलिए कांग्रेस उसको सटा के रख रही है, प्रचार कराती है। लेकिन जब आपके स्वाभिमान पे बार बार आता है तो आपको अलग हो जाना चाहिए। मैं ये कह रहा था कि रैली में मैं ये देख रहा हूँ कि इस पूरे डिस्कशन में सबसे चटकारे अखिलेश सर ले रहे हैं। जब पर पप्पू पुराण अगर पूरी हो गई तो कुछ दूसरा हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। अब छोटा सा सवाल मैं मनोरंजन सर से पूछना चाहता हाँ। था कि 10-15 साल पहले जब लालू यादव बहुत सक्रिय थे तो ये कहा जाता था कि लालू यादव कांग्रेस लीडरशिप को ये कह रहे हैं, और कई बार आपने भी यही समझाया है हम लोगों को, कि तुम 15 टिकट ले लो और तुम्हारा जितना एमएलए चुनाव जीतेगा हम उसको मंत्री बना देंगे। तो इसमें ऐसा तो नहीं कि आरजेडी के अंदर जो आरजेडी लीडरशिप है वो अनकंफर्टेबल है कि पप्पू यादव कांग्रेस के साथ हो? लालू यादव और आरजेडी लीडरशिप अनकंफर्टेबल है ही, क्योंकि 2 यादव एक बयान में थोड़ी रह सकता है। तो वो तो पूरा लोकसभा चुनाव में बिल्कुल उसी की लड़ाई थी एक पूरी। कांग्रेसी नेता को मैंने पूछा ना कि भाई पप्पू यादव क्यों, बोला पप्पू यादव मजबूरी भी है, जरूरी भी है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब तीसरे अंतराल पे बात करते हैं जिसके लिए हमने अखिलेश सर को विशेष रूप से आमंत्रित किया है। बताइए अखिलेश सर, अमित शाह के घर पर क्या कुछ बातें हुई, कितनी सीटों को लेकर बातचीत चल रही है, और चिराग पासवान की स्थिति क्या है? और इसमें एक मेरा सवाल ऐड करता, उपेंद्र कुशवाहा इतना बगावती मूड में क्यों है? और सैनी के लिए जगह है या वो लॉक्ड है अब? हाँ, मुकेश सहनी के लिए मुझे लगता है कि सैनी वाले पे तो ऑप्शन अभी ओपन है अभी। वो हाँ, वो तो बाद में पता लगेगा जब सीटें बटेगी, क्योंकि अभी तक सीट मतलब बंटवारे पूरी पर यात्रा वो वहाँ घुमाए। कोई चर्चा नहीं हो रही है। सीट बंटवारे पर इस मीटिंग में कोई चर्चा नहीं हुई है। जो हमें बताया गया, जो हमने रिपोर्ट भी किया है कि जब चुनाव का ऐलान हो जाएगा हाँ। उसके बाद सीटों के बंटवारे ये पर चर्चा 102 103 वाला जो फॉर्मूला, प्रारंभिक चर्चा है। अच्छा। प्रिलिमिनरी, लेकिन ये कहें कि ठोस ऐसा नहीं है। ये कहा गया इस मीटिंग में अमित शाह की ओर से कि आप सबसे पहले तो एक रिवर्स कैलेंडर बनाइए। 22 नवंबर को वहाँ पर विधानसभा का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। उससे पहले 20 नवंबर से 20 अक्टूबर तक का 1 महीना, 20 अक्टूबर से 20 सितंबर तक का 1 महीना रिवर्स कैलेंडर में आप ये बताइए कि आप इस 1 महीने में क्या क्या करने जा रहे हैं। ठीक है। अभी आपने देखा होगा कि एनडीए के जितने नेता हैं सबकी टीम बनाई गई,
और सबने करीब 80 विधानसभा सीटों पर संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन किए। तो उसका रिव्यू किया गया, कहा गया कि ये बहुत पॉजिटिव संकेत इससे गया है कि एनडीए मिलकर के लड़ रहा है, एनडीए एकजुट है। और उसमें चिराग पासवान की पार्टी के नेता भी शामिल थे। तो जो चिराग पासवान को लेकर बात, उपेंद्र कुशवाहा के नेता भी उसमें शामिल थे। जो कार्यकर्ता सम्मेलन किया गया तो उसका रिव्यू किया गया। संगठन के स्तर पर कई फैसले किए गए कि भाई यहाँ पर इस व्यक्ति को काम करना है, वहाँ पर इसको काम करना है। फिर ये भी कहा गया कि आप जो है कृपया अपने वाणी पर संयम रखें। ये बात भी कही गई क्योंकि कोई भी ऐसा बयान ना जिससे माहौल खराब हो, माहौल बिगड़े। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को सबको कहा गया, जितने नेता थे सबको कहा गया कि सारा नीचे तक ये मैसेज कम्युनिकेट कर दें कि सबको संयम से काम लेना है, अपनी वाणी का संयम रखें। फिर साथ ही जो सहयोगी दलों की आप बात कर रहे हैं, अब वो मीटिंग आगे होगी जिसमें कि सहयोगी दल के नेता भी उसमें मिलकर के बैठेंगे। लेकिन इसमें दो बातें, जो सवाल इन्होंने उपेंद्र कुशवाहा का पूछा और जो सवाल आपने चिराग पासवान का पूछा। चिराग पासवान अभी एक रैली हुई है जिसमें आधे घंटे तक बोलते रहे। मुजफ्फरपुर में एक बार भी एनडीए, वही मैं कह रहा हूं, 20 मिनट में एनडीए का एक नाम बार नहीं भी लिया। एनडीए का नाम उन्होंने नहीं लिया। ठीक है। दूसरा उपेंद्र कुशवाहा का बयान है जिसमें वो कह रहे हैं कि बिहार में एसआईआर हो रहा है, ठीक है, लेकिन चुनाव आयोग को इतना अब इस समय नहीं करना चाहिए था। फिर उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी की जो यात्रा निकली है, राहुल कांग्रेस को इससे फायदा हो सकता है। तो ये मुझे लगा थोड़ा अटपटी बात है। अगर ये बातें चिराग की या उपेंद्र कुशवाहा की आप इस हिसाब से देखें कि वो सीटों की बार्गेनिंग के लिए ऐसा कर रहे हैं, तो आप जिस गठबंधन से चुनाव लड़ना चाहते हैं उसी के खिलाफ बयान देकर के सीटों की बातें बार्गेन भी करोगे तो उससे किसको फायदा होगा? तो लेकिन ये देखिए जो मुझे बयान लगता है, इसीलिए एक मिनट हिमांशु, इसीलिए ये बीजेपी की ओर से फैसला किया गया है, जो हमने रिपोर्ट भी किया था कि चिराग पासवान से बात होगी यानी आमने सामने आंखों में आंखें डाल के बात होगी और उनसे पूछा जाएगा कि आप चाहते क्या हैं, कि आप ये जो कर रहे हैं ये ठीक नहीं है और ये मतलब आपको फैसला करना पड़ेगा कि आप क्या चाहते हैं। ठीक है, आपकी पोस्चरिंग होती है, आप युवा हैं, आपका गर्म खून है, वो सारी बातें ठीक है। आप जब इस तरह की ये बातें सब चिराग करते वो हैं, 30 सीटों के लिए तो नहीं कर रहे हैं, वो 40 सीटें मांग रहे हैं। 40 सॉरी, हाँ 40 है, लेकिन ये कह रहे हैं, जेडीयू कहता है कि 20 से ज्यादा सीटें इनको नहीं मिलनी चाहिए। 20 वो फार्मूला जो बना है, लेकिन अच्छा। फार्मूला भी आप देखो तो 5 सांसद उनके हाँ। हैं और एक सांसद पे अगर 6 सीटें आप वही मानते बने। तो 30 सीटें तो उनकी बनती हैं। और मुझे लगता है कि 25 सीट तक सेटल हो जाएगा मामला। चिराग पासवान इधर ही रहेंगे, कहीं और नहीं जाएंगे, क्योंकि कल ही ये पूछा गया, जो दिलीप जायसवाल अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उनसे ये सवाल पूछा कि चिराग तो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कि वो तो लड़ना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि चिराग तो राष्ट्र के नेता हैं, देश के नेता हैं। तो ये बीजेपी ने स्पष्ट कर दिया, ये कहते हुए कि भाई आपको केंद्र की राजनीति करनी है, आप केंद्र में सांसद हैं, केंद्र में आप कैबिनेट मंत्री हैं, तो कैबिनेट मंत्री छोड़ करके कोई विधायक का चुनाव लड़ने क्यों जाएगा जब आपको ये पता है कि आप मुख्यमंत्री बनना नहीं, नहीं वो है। कहते हैं ना मुझे बिहार बुला रहा है। बुला रहे तो बिहार ने बुला के भेज तो दिया दिल्ली। अब उसमें दूसरा ये है कि ये सवाल बीच में आया था ना कि नीतीश वर्सेस तेजस्वी मोदी करेंगे या मोदी वर्सेस राहुल। तो एनडीए ने उस बैठक में ये भी चर्चा हुई और ये स्पष्ट कर दिया कि नीतीश कुमार ही हमारा चेहरा है और नीतीश कुमार के नाम पर ही NDA चुनाव लड़ने लड़ेगा। तक। चुनाव के बाद नीतीश कुमार तय करेंगे जीतने पर कि उन्हें मुख्यमंत्री बनना है या नहीं बनना है, क्या करना है, वो फैसला उनका होगा। ठीक है, कुछ अखिलेश सर बोल रहे थे कि बीजेपी लीडरशिप ने तय किया कि वो चिराग से बात करेगी। मुझे लगता है कि पिछले चुनाव को आप याद कीजिए, उस समय चिराग पासवान बहुत एग्रेसिव थे और ऐसा लगता था कि उनका टारगेट जो है वो नीतीश कुमार ही है। और ये एक वजह माना गया कि जेडीयू की सीटें घटकर 43 रह गई थी और जेडीयू जूनियर पार्टनर हो गई थी बीजेपी के जो एनडीए कोalition। जी निश्चित तौर पर। तो इस बार भी जिस तरह से अचानक पिछले महीने उन्होंने भाषा का इस्तेमाल करना शुरू किया था, कानून व्यवस्था पर सवाल उठाने लगे, तो जेडीयू लीडरशिप को उन्होंने फिर से नर्वस कर दिया है, अनर्व कर दिया। क्या वो फिर से वो करने वाले हैं जो उन्होंने पिछले चुनाव में किया था। और इसलिए ये बात हम हर चर्चा में वो बात मैं कहता हूँ। पहला ये कि जब वो बिहार से चुनाव लड़ना चाहते हैं एमएलए का, तो फिर यहाँ पर दिखावा करने के लिए एनडीए में रहने की क्या जरूरत है। तो सबसे पहले तो उन्हें मंत्री पद छोड़ देना चाहिए, ये जेडीयू के कुछ बड़े नेताओं का मानना है। और दूसरा ये कि वो इंतजार कर रहे हैं कि वो लक्ष्मण रेखा को कब लांघते हैं, क्योंकि एक डर है जेडीयू को। वो नहीं लगेंगे। नहीं, चिराग पासवान देखिए चंदन, हम लोग हर बार ये बात करते हैं और नेचुरल है, चुनाव का समय आ रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता है, जो अखिलेश सर बोल रहे थे, रिस्क लेंगे उनके पास विकल्प भी नहीं है और इस बार रिस्क वो नहीं लेंगे। और क्योंकि दूसरी अच्छा, तरफ नहीं, उनको दूसरी तरफ वालों को ऑफर करने के लिए क्या है नहीं, चिराग को? वही मैं कह रहा प्रशांत हूँ। किशोर के पास है, नहीं। यहाँ ये कह रहे हैं कि वो तो 55 सीटों पे कांग्रेस
बैठी हुई है, ये कह रहे हैं कि 80 सीटों की मांग नहीं कर रहे हैं नहीं, अब रैली के और बाद, अखिलेश सर, तो वहां तो जगह है वही ही। वही मैं कह रहा हूँ कि अगर चिराग पासवान मान लीजिए वो कुछ और सोचते हैं तो क्या करेंगे, अकेले चुनाव लड़ेंगे या किसके पाले में जाएंगे, मुझे ये बता दीजिए अगर वो यहाँ से जाते हैं तो। महागठबंधन में तो सहनी को एडजस्ट करने में दिक्कत हो रहा है। वो बोल रहा है 60 सीट दो और डिप्टी सीएम दो। और नहीं नहीं, डिप्टी सीएम ऐसे नहीं मांग रहे हैं वो, मुझे मेरी जानकारी है कि डिप्टी सीएम वो कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव और वो उसको पहले अनाउंस किया जाए प्रेस कॉन्फ्रेंस में। मतलब भले कार सीएम में बोल के डिक्लेयर काम नहीं चलेगा अखिलेश सर। मतलब बिहार उनको बजाबता, क्योंकि आपको याद है ये तो नहीं कह रहे कि उससे मतलब चुनाव से पहले एक सांकेतिक शपथ ग्रहण समारोह हो जाए जिसमें कि उनको मुख्यमंत्री अब की इस शपथ सब दिला दी में- जाए। नहीं, क्योंकि पिछली बार आपको याद होगा और एक कि मिनट। मुकेश सहनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही उठ के चले गए थे कि मेरे पीठ पे छुरा अरे घोपा गया है। और अरे यहाँ तो सीएम नहीं अनाउंस हो पा रहा, डिप्टी सीएम। वही मैं हाँ। और मुकेश सहनी को लेके ये इंडिया अलायंस में कहते हैं कि अगर इनको कम सीटें दी तो ये चुनाव के पहले भाग जाएंगे, और ज्यादा दी तो बाद में। और ज्यादा दिए, इनके कुछ विधायक जीत के आ गए और उधर इससे सरकार बनती हो तो फिर ये 100% उसके बाद भागेंगे। तो ये एक विचित्र संकट है कि कम दिया तो जाएंगे, ज्यादा दिया तो जाएंगे। देखिए देखते क्या होता है। जानकारी दे दूं, चूंकि सीट और बंटवारे पर सर चर्चा चल एक रही है। चिराग पे, चिराग ने पिछले विधानसभा में 1 सीट जीती थी, 2015 में उन्होंने 2 सीटें जीती थी, 2010 में 3 जीती थी, तो 3-2-1 इस बार अगर वो एक्सपेरिमेंट करें तो 0 ना हो जाए, तो इसलिए मुझे नहीं लगता वो एक्सपेरिमेंट करेंगे जैसा सर बोल रहे थे। हाँ, ठीक है, आप कुछ कह रहे हैं। नहीं, मैं ये कह रहा था जो खबर भी है जैनंद भी अभी फॉलो करेंगे। मेरी जानकारी है कि कल ही या परसों में बाबा महागठबंधन में सीटों पर तालमेल शुरू, बातचीत शुरू हो रही है। मेरे ख्याल से कल तेजस्वी यादव और काफी लोग यहाँ पे आ रहे हैं, तो ये तो अब शुरू होगा। वहाँ भी बहुत माथापच्ची चल रही है, इतना आसान उधर भी नहीं। और बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं कि इस यात्रा के बाद कांग्रेस को तो अब लगता है कि अब हमारा सितारा बुलंदी पर है, तो कम से कम 70 सीटें तो चाहिए। बाबा 55 की तो बात हो ही रही थी, 55 मैं समझ रहा हूँ। 55 सदाकत अब ये यात्रा के बाद बताया तो जैनेंद्र ने कि 80 पे बार्गेन कर रहे हैं। अब पता नहीं समय कितना। बाबा अगर इस प्रोग्राम में बाबा से जरूर जवाब लेना है हाँ। कि प्रशांत किशोर के ऑफर पे बाबा का क्या कहना मैं है? इसी पे आ रहा हूँ अब। हाँ, जरा पहले बाबा प्रशांत किशोर ने ऑफर क्या दिया, जरा बताइए आपको। हाँ, अरे मेरे जीवन में बहुत लोग ऑफर दिया। जब कहा आइए जनसुराज से जुड़िए। जब ममता बनर्जी ने पार्टी बनाई थी तो मुझे जादवपुर सीट, वो बोलती थी तुम जादवपुर से लड़ लो, ये सब। अच्छा, अब चूंकि इस फैक्टर पे आ गए हैं, अब रिग्रेट तो नहीं होता कि माना क्यों नहीं? नहीं, कोई रिग्रेट नहीं होता। आई एम वेरी, क्या पता पीछे बाबा बैठे होते। नहीं, कोई उधर बैठने का शौक नहीं है, इधर ही ज्यादा अच्छा। एक चीज ये बता दूं कि एक और कड़ी आप भूल रहे हैं, वो है पीके। मैं इसी पे कंक्लूड करूंगा। मैं प्रशांत किशोर का इंटरव्यू भी करके आया आप। जो ये पूरा इस बार माहौल प्रशांत किशोर ने बनाया है, जिसमें अब तमाम सर्वे से लेकर, मुझे लगता है अखिलेश सर आप भी एग्री करेंगे, बीजेपी भी अब बहुत लाइटली तो नहीं ले रही होगी प्रशांत किशोर को कि भाई कुछ फैक्टर ही नहीं है, कोई वोट ही नहीं काटेंगे। पहले ये बताइए, बीजेपी प्रशांत किशोर कंसिडर कर रही है या नहीं? अभी तो जो कन्वेंशनल विजडम है वो ये कह रही है कि प्रशांत किशोर अगर अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो वो नुकसान तो एनडीए का ही करेंगे, है ना, क्योंकि जो अपर कास्ट वोट हैं उन सब में सेंध लगाएंगे, वो सब एक कन्वेंशनल विजडम है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से उन्होंने मुस्लिम वोटों की बात करना शुरू की है। 40 कैंडिडेट बोला है, वो कह रहे हैं कि 40 मुसलमान उम्मीदवार उतारेंगे, तो उसके बाद तो बीजेपी को लगता है कि अगर वो ऐसा करते तो फिर शायद मामला थोड़ा अलग रुख में, अलग दिशा में जाएगा। लेकिन प्रशांत किशोर अभी तक जो चर्चा में है, जिसका शब्द का आपने इस्तेमाल किया, वो चर्चा में ही है। वो इसलिए है क्योंकि जैसा ये कह रहे हैं कि चुनाव अभी केवल टीवी पे लड़ा जा रहा है, सोशल मीडिया पे लड़ा जा रहा है, अभी जमीन के मुद्दों की तो बात ही नहीं हो रही है। राहुल गांधी हर चुनाव को 1 इशू इलेक्शन बनाते हैं, हरियाणा का हो, महाराष्ट्र का हो, लोकसभा का हो, जो लोकल नहीं होता, वो इशू लोकल नहीं होता, वो नेशनल होता है। तो वो बिहार जैसे राज्य में जहाँ पर कि हर सीट के सीट बाय सीट चुनाव होता है, जहाँ पर कि कास्ट का कौन कैंडिडेट है, उसके सामने किस कास्ट का कैंडिडेट है, वहाँ पर इतना ज़्यादा लोकलाइज इलेक्शन होता है। वहाँ पर आप एक SIR जैसा एक ऐसा मुद्दा, जिसके बारे में मैंने शुरू में कहा कि वो मुद्दा तो केवल वही काम करेगा ना जो जिन लोगों का नाम कटा, और जिनका नाम कट चुका है उनका तो वोट ही नहीं है। चंदन, पीके के बारे में एक सवाल, एक छोटा सा चीज मैं कहना चाहता हूँ कि किसी भी चुनाव को जीतने के लिए, चुनाव में अच्छा परफॉर्म करने के लिए आपको एक संगठन चाहिए, एक ऑर्गेनाइजेशन। वो तो बोल रहे हैं सब 243 पे एक संगठन चाहिए। चुनाव से ठीक पहले वो सक्रिय हुए हैं, तो सवाल ये उठता है कि क्या उनके पास इतना समय था या उन्होंने उतना प्लानिंग कर पाया कि वो अपना काडर 2.5 साल से ठीक पहले सक्रिय नहीं हुआ। 2.5 साल से चप्पे चप्पे पे घूम रहे हैं बिहार का, कोई जिला नहीं छोड़ा प्रशांत घूमने किशोर का ने। वो किया था। संगठन है, पार्टी का संगठन है उनका अपना। देखिए ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है, जो सवाल
बिहार शहरी राज्य नहीं है ना। दिल्ली में आम आदमी पार्टी आती है, यहाँ पर अच्छा कर लेती है। कोई भी स्टार्टअप, पॉलिटिकल स्टार्टअप अगर होगा तो उसके लिए कैशमेंट एरिया यहाँ पर ज्यादा व्यापक होता है, यहाँ पर मैसेज पहुंचाना ज्यादा आसान होता है। लेकिन बिहार में जो कि ज्यादा ग्रामीण इलाका जहाँ पर अधिक है, वहां पर कैसे वो हर जगह। लेकिन अखिलेश सर, प्रशांत किशोर मुद्दे तो वो उठा रहे हैं जो कि लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है। इस बात को कोई कैसे डिनाई करेगा? वो तमाम ऐसी बातें कर रहे हैं जो लोग जो हैं वो फील कर रहे हैं। चाहे जैसे हम तमाम लोग हैं जिनके जो हम दिल्ली और अन्य शहरों में काम करने आ गए हैं, वो भी ये बात कहते हैं कि असल बात तो ये होनी चाहिए। अभी एक नैरेटिव प्रशांत किशोर ने जो शुरू किया कि मोदी जी आते हैं 100-100 करोड़ की 2-3 ट्रेन दे देते हैं, कहते हैं चलिए यहाँ से मजदूरी कीजिए गुजरात में और अलग अलग स्टेट में जाकर, यहाँ काहे नहीं फैक्ट्री लगा देते हैं। तो ये ऐसे मुद्दे हैं जो बिहार के लोगों के सेंटिमेंट को तो टच जरूर कर रहे हैं ना बाबा। नहीं, वो ये बात है, वो बातें वही कर रहे हैं जो दिल्ली में केजरीवाल कर रहे थे। ये नाम लेके मैंने यही सवाल पूछा, आप बातें तो वही कर रहे हैं, लेकिन ये बिहार बा, तो बिहार बा तो बहुत दूसरा। उन्होंने अपना आईपैक का हेडक्वार्टर क्या बिहार में बनाया था, जो उनकी कंपनी थी। और आईपैक में कितने बिहारियों को उन्होंने अपने समय में नौकरी दी थी। उनको अपना रिपोर्ट कार्ड भी रखना चाहिए। अच्छी बातें कर रहे हैं, बहुत बढ़िया कम्युनिकेटर हैं। अभी तो वो हायरिंग कर रहे हैं आईपैक में, उस ऑर्गेनाइजेशन तक। मैं कह रहा हूँ कि क्या आईपैक का हेडक्वार्टर उन्होंने पटना बनाया हुआ था जब वो चल रहा था? तो देखिए, ये जो है कि फैक्ट्री आप क्यों नहीं लगा देते, ये मार्केट के फोर्सेस तय करते हैं। नहीं, वो तो देखिए, चुनाव में ये वो बातें तो अच्छी लगती बिल्कुल हैं, ठीक लेकिन कह रहे खुद हैं। पीके और बन जाएंगे। राजनीतिक कारणों से बातें हमने होती हैं। दिल्ली में जो है ना, वो हमने सपने देखे हैं और 10 सालों में उनकी हकीकत भी देखी है। तो नेताओं के भाषण जब वो अपोजिशन में होते एक हैं, आंकड़ा केवल देना है मुझे, स्पेशली हाँ। सर एक क्लास में मैंने आज इसमें आने के लिए पटना में 1-2 लोगों से बात की, तो पटना के जर्नलिस्ट से पूछा मैंने कि प्रशांत किशोर का कैसा है, जनसुराज का कैसा है। तो उन्होंने कहा कि ये बातचीत हो जाएगी, फोन रील मत देखिएगा, रील देखिएगा तो लगेगा जनसुराज की सरकार आ रही है। मोबाइल बंद, जनसुराज बंद। नहीं और हाँ दिल्ली से नहीं, लेकिन कई बार इस बात को कह चुका हूँ। मुझे भी गाली दे रहा है। हाँ, मैंने कहा कि यहाँ से आते हैं, यहाँ के कुछ हैं लोग जिनके पास उनका बहुत अच्छा मीडिया मैनेजमेंट बढ़िया है। बहुत अच्छा नहीं, लेकिन काम यही है भाई, उनका पेशा नहीं, ये लेकिन था, चंदन, उनका पेशा ये बाबा- था, तो वो तो ये काम करेंगे ना। नहीं, एक चीज मैं ये जयेंद्र को देख होमवर्क करके आए अपना। पूरा एक कार्यक्रम के लिए। हाँ, नहीं, बिहार की ये अभी आप लोकप्रियता तमाम मेहमानों का नहीं, शुक्रिया एक इसके चीज मैं लिए। एक आंकड़ा भी मैं देना चाहता हूँ। मैंने भी कुछ होमवर्क करके आया है। हम भी किसी से बात कर आए हैं। पिछली बार जो 2020 का चुनाव हुआ था, उसमें चिराग पासवान 138 सीटों पर लड़े थे चुनाव, और उनको औसतन 18,000 वोट हर कॉन्स्टिट्यूंसी में मिला था। औसतन, कहीं उससे कम, कहीं उससे ज्यादा, लेकिन औसत 18,000 वोट मिला था हर कॉन्स्टिट्यूंसी में मात्र। और उसमें नीतीश कुमार की सीटें कहां से कहां घटकर आ गई थी। 36 सीटों का या 38 सीटों का नुकसान हुआ था नीतीश कुमार को। मुझे नहीं पता प्रशांत किशोर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि मीडिया में बहुत उनको आता है सब कुछ, लेकिन चर्चा होने लगी है। मैं अभी जिस टैक्सी में आ रहा था बाबा, वो चंपारण का टैक्सी वाला था, और उसने मुझसे स्पेशली पूछा, जब उसे मैं बिहार से निकल रहा था, उसने पूछा कि प्रशांत किशोर का कैसा चल रहा है। वो रील, बिल्कुल सही बोल रहे हो जयेंद्र, कि वो रील देख रहा है। अगर रील, दिक्कत ये है ना कि अधिकतर चर्चा लोग हो रील गई ही देख रहे हैं। अब अगर प्रशांत किशोर ने पर कॉन्स्टिट्यूंसी 10,000 वोट का भी जुगाड़ कर लिया होगा, मुझे नहीं पता, चिराग वाला काम तो कर हो जाएंगे। सकता है क्या होगा मालूम नहीं। देखिए, प्रशांत क्लोजिंग है, अभी फाइनल करो। प्रशांत किशोर वही करेंगे इस बार जो पिछले बार चिराग पासवान ने कहा, जेडीयू को बुरी तरह डेंट करेंगे। सिर्फ जेडीयू या बीजेपी भी? जेडीयू को आप समझिए, जेडीयू के खिलाफ मजबूत उम्मीदवार देंगे, बीजेपी और उसके खिलाफ, और बाकी 40 जो मुसलमान, मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप बोल रहे हैं, लेकिन जेडीयू को नुकसान करने वाले हैं। और लास्ट में एक कंक्लूडिंग लाइन दे देता हूँ। बिहार में किसी से पूछिए कि भाई विकास बहुत हुआ है, विकास के नाम पे वोट दीजिएगा का, तो बोला विकास कौन जात हुआ। यही बात मैं बोलना चाहता था। एक सेकंड अखिलेश सर, आपने कहा यहाँ पर होता है जी, चुनाव। मैं आपको बस एक छोटा कंक्लूड करते हैं, मैं बोलिए। इसी से कंक्लूड करूंगा। मैं इसी बात को, जयेंद्र एक मिनट, मैं इसी बात से कंक्लूड करना चाहता हूं। जो अखिलेश सर ने कहा कि वहाँ ग्रामीण परिवेश बहुत बड़ा है बिहार में, और मेरा खुद का गांव बहुत ही पिछड़े इलाके में है। मैं एक विधानसभा चुनाव कवर कर रहा था बिहार में, और पहले चरण का मतदान शुरू होने वाला था, और मैं जिस पूर्वी चंपारण जिले का हूँ वहीं पर था मैं उस दिन। तो मनोज सर ने कहा तुम एक प्रीरेक कर लो, एक ग्राउंड रिपोर्ट वहाँ पर कर लो, वोटर से बात करके क्या इश्यूज़ हैं। तो मैं लोगों के पास गया, 5-6 बुजुर्ग लोग खड़े थे बाजार में। तो उन्होंने पूछा कि क्या इशू क्या है। हम बोले कि आप क्या सोचकर मतदान करेंगे, इस चुनाव में क्या नया है। तो उन्होंने कहा कि जाति और धर्म तो पते नहीं है उम्मीदवार का, तो हम लाइन कैसे तय होगा बाबू। और यही तो बिहार की यही- राजनीति है, जिसमें जाति और धर्म का कॉकटेल ऐसा है कि इसके बिना
जो उम्मीदवार चुनाव जीतेगा या नहीं जीतेगा इसकी कल्पना जो है वो नहीं की जा सकती। प्रशांत किशोर दावे भले ही कर रहे हो कि तमाम कॉम्बिनेशंस को हम बताएंगे, लेकिन हकीकत तो बिहार की जनता ही जानती है। और जब तक बिहार की जनता जनादेश दे नहीं देती तब तक हर शनिवार को आपके लिए हम बोले बिहार कार्यक्रम लेकर इसी तरीके से हाजिर होते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका एनडीटीवी इंडिया पर हमारे साथ जुड़ने के लिए।